नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज का 19वां क्लास है और आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं कक्षा 10 का अध्याय 7 जो कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा पर आधारित प्रश्नोत्तर हैं और यह कक्षा 10 के भूगोल का अंतिम अध्याय है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है कि जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुँचाता है उन्हें क्या कहा जाता है? उत्पादक, सेवा, व्यापारी या आपूर्ति स्थल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सी कि जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुँचाता है उन्हें व्यापारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का तंत्र है? ऑप्शन है स्थल, जल, वायु या उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे परिवहन के तंत्र में 3 प्रमुख तंत्र आते हैं, स्थल तंत्र, जल तंत्र और वायु तंत्र। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है डी कि उपरोक्त सभी जो हैं वह परिवहन के तंत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, पाइपलाइन किस परिवहन के अंतर्गत आता है? जल, स्थल, वायु या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे बात करते हैं पाइपलाइन जो होता है वह स्थल परिवहन तंत्र के अंतर्गत आता है। तो आंसर सही होता है बी। यहाँ पे इसके डायग्राम को भी हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे परिवहन तंत्र के 3 साधन है। पहला है स्थल और स्थल में सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन आता है। जल में आंतरिक जल परिवहन और समुद्री जल परिवहन आता है और वायु में घरेलू विमान सेवा और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा आता है। घरेलू विमान सेवा में भी 2 प्रकार के हैं, एक है सार्वजनिक प्राधिकरण और दूसरा है निजी विमान सेवा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सड़कों की क्षमता के आधार पर इन्हें कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में या 6 भागों में। तो सही उत्तर होता है डी कि भारत में सड़कों की क्षमता के आधार पर इन्हें 6 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर इन 6 को हम देखते हैं। तो यहाँ पे कि जैसे आप देख सकते हैं कि भारत को सड़कों की क्षमता के आधार पर सड़कों को 6 भागों में बांटा गया है। इसमें जो पहला आता है वह है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग, तीसरा है राज्य राजमार्ग, चौथा है जिला सड़कें, 5वां है ग्रामीण सड़कें, इन्हें अन्य सड़कों के नाम से भी जाना जाता है, और छठा है सीमा या सीमांत सड़कें। तो यह आपके भारत में सड़कों की क्षमता के आधार पर सड़कों को कुल 6 भागों में बांटा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो पहला कह रहा है कि भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को जोड़ने वाली यह प्रमुख योजना है। तो यहाँ पे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत 4 शहरों को जोड़ा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई और मुंबई से चेन्नई, इन 4 शहरों को जोड़ा गया है। दूसरा कह रहा है कि यह 4 लेन वाली महाराज मार्गों की सड़क परियोजना है। तो यही गलत है, क्योंकि जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है यह 4 लेन वाली नहीं है, यह कितने लेन वाली है? 6 लेन वाली है। और तीसरा कह रहा है कि इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, उत्तर ये दक्षिण गलियारा है जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, और दूसरा है पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो सिलचर को पोरबंदर से, तो सिलचर कहाँ पे? असम में पड़ता है, और पोरबंदर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और यह राजमार्ग आपस में झांसी में जाकर मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका ये भी ऑप्शन सही है, सी वाला भी सही है। यहाँ पे गलत जो है कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है वह 4 लेन वाली नहीं है, कितने लेन वाली है? 6 लेन वाली है। तो आंसर सही होता है आपका बी कि ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग योजना किसके अधिकार क्षेत्र में है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग या राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग प्राधिकरण या सार्वजनिक निर्माण विभाग या जिला परिषद। तो यहाँ पर बात करते हैं केंद्रीय, मतलब जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग योजना है वह केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आता है, ठीक। स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है वह जो आता है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी, जिसको हम लोग शॉर्ट में NHAI के नाम से जानते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का अधिकार क्षेत्र जो है वह NHAI, जिसको हम लोग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत रखा गया है। तो सही आंसर होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव का उत्तरदायित्व किसके अधीन है? ऑप्शन है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या सार्वजनिक निर्माण विभाग या जिला परिषद। तो बात करते हैं जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं
उनके रख रखाव का दायित्व जो होता है वह केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आता है। इसको शॉर्ट भाषा में CPW के नाम से जाना जाता है। तो आंसर सही होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है कि राज्य राजमार्ग किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो जितने भी राज्यों में राजमार्ग बनते हैं उनको किस के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन है आपका सार्वजनिक निर्माण विभाग या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या केंद्रीय लोक निर्माण विभाग या जिला परिषद। तो जितने भी राज्य के राजमार्ग हैं उन्हें आपका सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत रखा गया है। तो सही आंसर होता है आपका ए और इसको शॉर्ट भाषा में PWD के नाम से जाना जाता है। अगला है कि जिला मार्ग के सड़कों का रखरखाव किसके अंतर्गत आता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत या जिला परिषद के अंतर्गत या केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत। तो जितनी भी जिला सड़कें हैं उनकी रख रखाव का दायित्व जो होता है वह जिला परिषद को होता है। तो सही आंसर होता है बी। अगला क्वेश्चन है भारत में सड़कों की क्षमता के आधार पर इन्हें 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना किसके अंतर्गत आता है। राज्य राजमार्ग के अंतर्गत या जिला मार्ग के अंतर्गत या अन्य सड़कों के अंतर्गत या सीमांत सड़कों के अंतर्गत। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना जो है वह अन्य सड़कों के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर होता है सी। और मैंने अभी आपको बताया कि अन्य सड़कों को ग्रामीण सड़कों के नाम से जाना जाता है। फिर से इस डायग्राम को आप देख सकते हैं कि सड़क की क्षमता के आधार पर भारत में सड़कों को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग, तीसरा है राज्य राजमार्ग, चौथा है जिला सड़कें और पांचवा है ग्रामीण सड़कें जिन्हें अन्य सड़कों के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना जो है वह ग्रामीण सड़कों के अंतर्गत आता है जिन्हें अन्य सड़कों के नाम से जाना जाता है। और छठवां है आपका सीमा यानी कि सीमांत सड़कें। अगला है कि सीमांत सड़कों को भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत रखा गया है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी। साल 1975 में या साल 1960 में या साल 1964 में या साल 1980 में। तो यहाँ पर सीमा सड़क संगठन की स्थापना साल 1960 में की गई थी। तो सही आंसर होता है बी। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं यहाँ पर। तो सीमा सड़क संगठन जिसको हम लोग शॉर्ट भाषा में BRO के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 7 मई साल 1960 को हुई थी। इस समय इसके अध्यक्ष भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। सीमा सड़क संगठन के अगर महानिदेशक की बात करें तो इनके जो महानिदेशक होते हैं वह कोई ना कोई एक लेफ्टिनेंट जनरल होता है और BRO के क्या होते हैं प्रभारी होते हैं। तो महानिदेशक कोई ना कोई लेफ्टिनेंट जनरल होगा और अध्यक्ष जो होगा वह कौन होता है भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो इसकी स्थापना 7 मई साल 1960 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सामरिक महत्व की सड़कों के विकास का दायित्व किसे सौंपा गया है जो सीमांत सड़क परियोजना के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है सीमा सड़क संगठन, दूसरा है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना या सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो यहाँ पे की बात करते हैं उत्तर और उत्तर पूर्व में जो भी सड़कों का सामरिक महत्व की दृष्टि से सड़कों के बनाने का उत्तरदायित्व जो सौंपा गया है वह सीमा सड़क संगठन को दिया गया। और अभी मैंने बताया कि इसकी स्थापना 7 मई साल 1960 को हुई थी और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और इसके जो महानिदेशक होते हैं कोई ना कोई क्या होते हैं एक लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन है आपका कि देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई और ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर के बीच में चलाई गई थी। इसकी शुरुआत कब की गई थी। 1853 में, 1854 में, 1855 में या 1856 में। तो यहाँ पे ऑलरेडी आंसर दिख गया है कि भारत की पहली जो रेलगाड़ी चलाई गई थी बम्बई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच में चलाई गई थी और इसकी कुल दूरी थी 34 किलोमीटर। और यह आपका सही आंसर होता है आपका ए कि भारत की पहली रेलगाड़ी जो चलाई गई थी 16 अप्रैल साल 1853 को चलाई गई थी और इस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। इसीलिए भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है। वर्तमान समय में अगर बात किया जाए तो भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं तो कोलकाता मेट्रो को लेकर कुल रेलवे जोनों की संख्या 19 है और ऐसे कोलकाता मेट्रो को अगर छोड़ दिया जाए तो कुल रेलवे जोनों की संख्या कितना है 18 है। अगला है कि भारतीय रेल लगभग
66,687 किलोमीटर लंबे मार्गों को कितने गेज पर तय करती है? 2 गेज, 3 गेज, 4 गेज या 5 गेज? तो भारतीय रेल में जो रेल पटरियां होती हैं उनको 3 गेजों में बांटा गया है, तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। अब इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं फिगर में। तो यहाँ पे कि भारतीय रेल गेज को मतलब भारतीय रेल की पटरियों को 3 गेजों में बांटा गया है। पहला होता है बड़ी लाइन, जो कि आपका इसका जो मीटर होता है 1.676 होता है। दूसरा होता है कि मीटर लाइन, ये 1.000 होता है। और तीसरा होता है छोटी लाइन, जिसकी गेज होती है 0.762 से लेके 610 तक। ठीक है, तो भारतीय रेल की को गेजों में कुल 3 गेजों में बांटा गया है रेल की पटरियों को, और इसमें आता है आपका बड़ी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन। अगला क्वेश्चन है कि कोंकण रेलवे का विकास कहाँ पर किया गया है? पूर्वी घाट, उत्तर भारत का मैदान, दक्षिण भारत में या पश्चिमी घाट पे? तो कोंकण रेलवे का जो विकास किया गया वह पश्चिमी घाट में किया गया है, तो आपका सही आंसर होता है डी। अब इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन है कि कोंकण रेलवे भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई और मैंगलोर को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और इसकी कुल लंबाई 736 किलोमीटर है। यह लाइन महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों को जोड़ती है, जो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आर पार नदियाँ, गहरी घाटियाँ और आसमान छूते पहाड़ हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारत में कुल जलमार्गों की संख्या कितनी है? 5, 110, 111 या 100? तो वर्तमान समय में भारत में कुल जलमार्गों की संख्या है 111, तो सही आंसर होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा जलमार्ग है जो हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा नदी पर कुल 1620 किलोमीटर लंबा है? जलमार्ग संख्या 1 या जलमार्ग संख्या 2 या जलमार्ग संख्या 3 या जलमार्ग संख्या 4? तो हल्दिया और इलाहाबाद के मध्य गंगा नदी पर जो जलमार्ग संख्या बनाया गया है सबसे लंबा जलमार्ग है, और वह है जलमार्ग संख्या 1, तो सही आंसर होता है ए। दूसरा है वह कौन सा जलमार्ग है जो सदिया और धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है? तो वह कौन सा जलमार्ग है जो 891 किलोमीटर लंबा है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और यह सदिया और धुबरी के बीच में चलता है? तो ऑप्शन है जलमार्ग संख्या 1 या जलमार्ग संख्या 2 या जलमार्ग संख्या 3 या जलमार्ग संख्या 4। तो सदिया और धुबरी के मध्य जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जलमार्ग बनाया गया है वह जलमार्ग संख्या 2 है, तो आंसर सही होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है केरल में पश्चिमी तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक कुल 205 किलोमीटर लंबी जलमार्ग संख्या का नाम क्या है? तो यहाँ पर केरल में पश्चिमी तट नहर पर कोट्टापुरम से कोल्लम तक जो 205 किलोमीटर लंबी जलमार्ग संख्या का नाम है आपका जलमार्ग संख्या नंबर 3, तो सही आंसर होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है काकीनाडा और पुडुचेरी नहर स्ट्रेट के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी पर कुल 1078 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम क्या है? तो यहाँ पर काकीनाडा और पुडुचेरी नहर स्ट्रेट के बीच गोदावरी और कृष्णा नदी पर कुल 1078 किलोमीटर जो लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या उसका नाम है जलमार्ग संख्या 4, तो सही आंसर होता है डी। अगला क्वेश्चन है कि मातई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल ब्रह्माणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्रह्माणी नदी पर कुल 588 किलोमीटर लंबे जलमार्ग संख्या का नाम क्या है? तो मताई नदी और महानदी डेल्टा के बीच जो ब्रह्माणी नदी पर जलमार्ग बनाया गया है यह कुल 588 किलोमीटर है, और इसका नाम है जलमार्ग संख्या 5, तो सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है विश्व का लगभग कितने प्रतिशत व्यापार पत्तनों यानी कि बंदरगाहों के द्वारा किया जाता है? 70%, 80%, 90% या 95%? तो विश्व का लगभग जितना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उनमें से 95% जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वह बंदरगाहों के द्वारा होता है, तो सही आंसर होता है डी। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले किस बंदरगाह को विकसित किया गया था? मुर्मुगोवा को, तूतीकोरिन को, कांडला को या मुंबई को? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे पहले कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया था, क्योंकि कराची बंदरगाह बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया था और उसी से अधिक बंटवारा होता था, तो कराची बंदरगाह की आपूर्ति मतलब कि कमी को पूरा करने के लिए सबसे पहले कांडला बंदरगाह को बनाया गया था। वर्तमान समय में कांडला बंदरगाह का नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, तो यहाँ पर सही आंसर होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है कांडला बंदरगाह का वर्तमान नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी या
महात्मा गांधी। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया कि कांडला बंदरगाह का नाम क्या है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रख दिया गया है। और यहाँ पर मुंबई में है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसका पुराना नाम क्या था, नावा शैखोवा। ठीक है, तो नावा शैखोवा का नया नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू। और ये बंदरगाह कहाँ पर है, मुंबई में स्थित है। हालांकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर है आपका ए कि कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है, दीनदयाल उपाध्याय। और यह कांडला बंदरगाह किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कांडला बंदरगाह जो है यह कहाँ पे, गुजरात के तट पर स्थित है। ठीक है, तो इसको आप इस मैप को यहाँ पर देख सकते हैं। भारत के 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं। अगला है कि लौह अयस्क के निर्यात में कौन सा बंदरगाह महत्वपूर्ण है, जवाहरलाल नेहरू, मुर्मुगोवा, कांडला या मुंबई। तो यहाँ पर लौह अयस्क के निर्यात में जो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है उसका नाम है मुर्मुगोवा, और यह गोवा राज्य में स्थित है। और यहाँ पर आप मुर्मुगोवा की स्थिति को देख सकते हैं कि यह गोवा राज्य में स्थित है। और भारत में सबसे अधिक लौह अयस्कों का निर्यात कहाँ से होता है, मुर्मुगोवा से होता है। और कर्नाटक से भी जो लौह अयस्कों का उत्पादन होता है उसका भी निर्यात जो होता है मुर्मुगोवा बंदरगाह से होता है। अगला है कि कर्नाटक के कुद्रेमुख से निकलने वाले लौह अयस्कों का निर्यात किस बंदरगाह से होता है, कांडला से, न्यू मैंगलोर से, मुर्मुगोवा से या जवाहरलाल नेहरू से। तो यहाँ पर होता है कि कर्नाटक से के कुद्रेमुख से, ठीक है, जो लौह अयस्क निकलते हैं उसका जो निर्यात होता है वह न्यू मैंगलोर से होता है, क्योंकि कर्नाटक का जो बंदरगाह है वह न्यू मैंगलोर है। और यहाँ पर इसकी स्थिति को देख सकते हैं कि यह कन्नड़ तट पर न्यू मैंगलोर स्थित है। और यहाँ से, ठीक है, कर्नाटक के जो निकलने वाले लौह अयस्क होते हैं उनका यहाँ से क्या होता है, निर्यात किया जाता है। तो सही आंसर होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। कृत्रिम मतलब कि जो मानो मेड हो, मनुष्य ने बनाया है। तो चेन्नई है, मुंबई है, कांडला है या न्यू मैंगलोर है। तो भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह जो है वह चेन्नई बंदरगाह है। तो सही आंसर होता है ए। यहाँ पर चेन्नई बंदरगाह की स्थिति को आप देख सकते हैं कि यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो तमिलनाडु राज्य में 3 बंदरगाह हैं, एक है एन्नोर, दूसरा है चेन्नई और तीसरा है तूतीकोरिन। तो यहाँ पर चेन्नई जो है यह आपका भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है। अगला है कि व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन है विशाखापट्टनम, चेन्नई, न्यू मैंगलोर या कांडला। तो मुंबई के बाद जो भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है वह है विशाखापट्टनम। तो सही आंसर होता है ए। और यहाँ पर विशाखापट्टनम की भी स्थिति देख सकते हैं। विशाखापट्टनम जो है वह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, और पारादीप जो है वह ओडिशा राज्य में, और कोलकाता बंदरगाह जो है वह पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ पे विशाखापट्टनम, और यह सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है, ज्वारी, अंतःस्थलीय नदी या कृत्रिम या उपरोक्त में से सभी। तो कोलकाता जो है वह अंतःस्थलीय नदी बंदरगाह है। और इस कोलकाता बंदरगाह के साथ साथ कोलकाता में एक हुगली नदी के तट पर भी हुगली बंदरगाह है। ठीक है, तो यहाँ पे कोलकाता बंदरगाह के बारे में पूछा गया। तो कोलकाता जो है यह एक प्रकार का अंतःस्थलीय नदी बंदरगाह है। तो सही ऑप्शन होता है बी। और यहाँ पर कोलकाता बंदरगाह की स्थिति को आप देख सकते हैं। अगला है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1951 में, 1950 में, 1952 में या 1953 में। तो भारत में जो वायु परिवहन है इसका राष्ट्रीयकरण साल 1953 में किया गया था। तो सही आंसर होता है डी। यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन में देख लेते हैं। तो यहाँ पे है कि देश में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1 अगस्त साल 1953 में किया गया था। भारत में वायु परिवहन का विकास साल 1911 में ही आरंभ हो गया था। 1911 में भारत ने पहली अपनी वाणिज्यिक उड़ान भरी थी, और यह उड़ान इलाहाबाद और नैनी के बीच भरा गया था। अगला क्वेश्चन है कि बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु कुल कितने डाक मार्ग बनाए गए हैं, 4, 5, 6 या 7। तो यहाँ पर बड़े शहरों और नगरों में डाक संचार को और आसान बनाने के लिए कुल 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। तो सही आंसर होता है आपका सी। और इसमें 6 डाक मार्ग कौन कौन से, तो इसको हम लोग देखते हैं। आंसर आपका सी है। और ये 6 डाक मार्ग कौन सा है, तो पहले है राजधानी मार्ग, दूसरा है मेट्रो चैनल, तीसरा है ग्रीन चैनल, चौथा है व्यापार चैनल, पांचवा है भारी चैनल और छठा है दस्तावेज चैनल। तो यह क्या है कि डाक संचार को शीघ्रता करने के लिए कुल 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। इसमें आईटी का पूरा नाम क्या है, भारतीय प्रतिभा, सूचना प्रौद्योगिकी, कल का भारत या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग
एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि आईटी का क्या नाम है, तो इसमें भारत प्रतिभा भी है, सूचना प्रौद्योगिकी भी है और कल का भारत भी है। तो इस प्रकार से सही आंसर होता है उपरोक्त सभी। अगला है कि दूरसंचार तंत्र में एशिया महाद्वीप में पहला देश कौन सा है? भारत है, चीन है, उत्तर कोरिया है या जापान है? तो दूरसंचार तंत्र में एशिया महाद्वीप का जो पहला देश है वह है आपका भारत। तो सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि हमारे भारत में लगभग 100 भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। इनमें सबसे अधिक किस भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में या तमिल में? तो सबसे अधिक भारत में जो होता है वह हिंदी में समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर अंग्रेजी है और तीसरे नंबर पर उर्दू है। अगला है कि भारत व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने के अधिकार किसे दिए गए हैं? बॉलीवुड को, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को या केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को या गृह मंत्रालय को? तो भारत में जितनी भी फिल्में रिलीज होती हैं उसे प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को दिया गया है। तो सही आंसर होता है सी। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसके वर्तमान समय में चेयरमैन जो हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के वो हैं प्रसून जोशी, और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना 28 जुलाई साल 1952 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है। अगला एक निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि दो या दो से अधिक देशों के मध्य व्यापार को राज्य स्तरीय व्यापार कहा जाता है। तो यह गलत है क्योंकि इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। और दूसरा कह रहा है कि दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। तो यह भी गलत है क्योंकि इस प्रकार के व्यापार को राज्य स्तरीय व्यापार कहा जाता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि दोनों के दोनों कथन गलत हैं। तो हम कह सकते हैं कि कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। तो सही आंसर होता है डी। अगला क्वेश्चन है कि एक देश ब्लैंक है कि प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है, इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसकी प्रगति जो होती है उसके आर्थिक वैभव का सूचक कहलाता है? राज्य व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, घरेलू व्यापार या ग्रामीण व्यापार? तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है और इसीलिए इसे राष्ट्र का बैरोमीटर कहा जाता है। तो सही आंसर होता है बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कह रहा है कि अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सत्य है। और दूसरा कह रहा है कि अगर निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात हो तो उसे असंतुलित व्यापार कहते हैं। तो यह भी आपका सत्य है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो आंसर सही होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? तो मैंने आपको बताया था कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत यहाँ पर गलियारों की भी विकास की बात की गई है। तो उत्तर से दक्षिण में जो गलियारे हैं वह श्रीनगर और कन्याकुमारी हैं, और यहाँ पर पूर्व और पश्चिम की बात करें तो पूर्व में सिलचर है जो कि असम में है, और पश्चिम में पोरबंदर है जो कि गुजरात में है। तो इसके अकॉर्डिंग पूर्व और पश्चिम में आपका जो है आ जाएगा सिलचर और पोरबंदर। तो सही आंसर होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा वह साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइपलाइन या जल परिवहन? तो यहाँ पर वाहनांतरण हानियों को देरी से घटाने में जो सबसे प्रमुख परिवहन है वह है रेल परिवहन। तो सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो यहाँ पर हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ने वाला राज्य महाराष्ट्र है। तो सही आंसर होता है सी। एक्सप्लेन में यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा, तो हजीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलती है, तो यहाँ पर जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में मिलती है, और यह मध्य प्रदेश के विजयपुर से, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में भी मिल जाती है, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश है। रास्ते होकर इसकी शाखा राजस्थान के कोटा और उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर
बबराला व अन्य स्थानों पर है। तो यहाँ पर ये जो है महाराष्ट्र राज्य से नहीं गुजरती हैं, उनके अलावा यह मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य से गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिक गहराई का पत्तन तथा पूर्ण रूप से सुरक्षित है? ऑप्शन है चेन्नई, तूतीकोरिन, पारादीप या विशाखापट्टनम। तो यहाँ पर पूर्वी तट पर स्थित जो बंदरगाह जो पूर्ण रूप से क्या है, सुरक्षित है, तो सही आंसर होता है आपका डी कि विशाखापट्टनम के बारे में यह व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? पाइपलाइन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन या वायु परिवहन? तो भारत में जो सबसे अच्छा परिवहन का साधन माना जाता है उसे रेल परिवहन का साधन माना जाता है। तो सही आंसर होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार या स्थानीय व्यापार? तो जब हम दो या दो से अधिक देशों से व्यापार करते हैं तो उसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग भारत की किन शहरों को आपस में जोड़ता है? तो मैंने आपको बताया कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है वह भारत के 4 राज्यों की राजधानी को जोड़ता है। सबसे पहले यहाँ पे कोलकाता, उसके बाद यह दिल्ली है, उसके बाद मुंबई और चेन्नई को जोड़ता है। तो इस प्रकार से सही आंसर होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका पहला ऑप्शन कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो है वह 1 जो है वह दिल्ली से अमृतसर तक है। तो बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 जो है वह दिल्ली से कोलकाता तक है। यह भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है वह इलाहाबाद से कन्याकुमारी तक है। तो ये का गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है वह वाराणसी से कन्याकुमारी तक है, न कि इलाहाबाद से। और चौथा कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जो है वह दिल्ली से मुंबई तक है। तो यह भी आपका बिल्कुल सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका आंसर सही होता है सी। अब यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के बारे में बताते हैं कि कुछ समय पहले तक भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या हुआ करता था NH7, लेकिन वर्तमान समय में भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है वह है NH44 और यह श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक समाप्त होता है। तो अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है भारत का, तो वह क्या है आपका NH44 और पहले आपका हुआ करता था NH7। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह मतलब कौन सा राज्य है जो हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो मैंने बताया कि हजीरा जो है वह गुजरात में है, विजयपुर जो है वह MP में है और जगदीशपुर जो है वह यूपी में है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि महाराष्ट्र राज्य नहीं आता है। तो आंसर सही होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है कि जलमार्ग संख्या 1 जो है वह कानपुर व हल्दिया के मध्य है। तो यह गलत है, क्योंकि जलमार्ग संख्या 1 जो है वह गंगा नदी पर इलाहाबाद से हल्दिया जो कि आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है वहाँ तक है। तो यह गलत है। जलमार्ग संख्या 2 जो है सदिया और धुबरी के मध्य है। बिल्कुल सही है, यह आपका ब्रह्मपुत्र नदी बनाया गया है। और जलमार्ग संख्या 3 जो है वह कोट्टापुरम से कोम्मान तक है। तो यह भी आपका बिल्कुल सही है। तो पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सही आंसर होता है आपका सी कि केवल एक सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पत्तन को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया और ऐसा देश विभाजन के बाद कराची पत्तन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था? तो ऑप्शन है कांडला बंदरगाह या मुर्मुगोवा या जवाहरलाल नेहरू या मैंगलोर। तो इस क्वेश्चन को पहले करा है कि यहाँ पर कांडला बंदरगाह को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले विकसित किया गया था, जिसका वर्तमान नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कह रहा है कि मुर्मुगोवा पत्तन देश के कुल निर्यात का आधा प्रतिशत लौह अयस्क निर्यात करता है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे अधिक लौह अयस्क का जो निर्यात होता है वह मुर्मुगोवा यानी कि गोवा में स्थित जो बंदरगाह है वहाँ से होता है। दूसरा कह रहा है कि ओडिशा में स्थित पारादीप पत्तन विशेष कोयले का निर्यात करता है। तो यह गलत है, क्योंकि पारादीप पत्तन जो है वह विशेष रूप से लौह अयस्क का निर्यात करता है। तो यह आपका गलत है।
और तीसरा कह रहा है कि कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन है, तो यह भी बिल्कुल आपका सत्य है। तो पूछा है कौन कौन से कथन सत्य हैं, तो 1 और 3 कथन सत्य हैं, तो सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पोताश्रय यानी कि कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो पहला कह रहा है कि चेन्नई पत्तन, तो चेन्नई आपको पता है कि भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है। मुंबई जो है वह आपका प्राकृतिक है। उसके बाद आपका जो है तूतीकोरिन जो है वह आपका क्या है, कृत्रिम है। और विशाखापट्टनम जो है यह आपका प्राकृतिक है। तो इस प्रकार से पूछा है कि कौन कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है, तो 2 और 4 जो है वह प्राकृतिक बंदरगाह है, तो सही आंसर होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह है, यानी कि जिसे हम मतलब मनुष्यों के द्वारा बनाया गया, न कि अपने से बना। तो आपको मैंने बताया कि देश का सबसे प्राचीनतम कृत्रिम जो बंदरगाह है वह चेन्नई बंदरगाह है, तो सही आंसर होता है आपका डी। तो दोस्तों ये था कक्षा 10 का 7वां और अंतिम अध्याय, ठीक है, जिससे कि कुल आपके 52 क्वेश्चन आंसर रहे। उम्मीद करता हूँ कि यह आपके बिहार का जो आपका शिक्षक भर्ती उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और साथ ही साथ अन्य एग्जामों के लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद हम लोग अब अगले क्लास के भूगोल को लेकर आएंगे और इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे। अगर आपको यह PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।